तो आप पहले तो है कि साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी में दो ही चीज़ें आती है, एक तो रहता है फियर और एक तो रहता है ग्रीड। तो ये दो चीज़ें अगर आप ढंग से समझ लोगे ना किसी भी आदमी की, तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। नाम भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो खराब होता है वो हार्ड सेलिंग का हार्ड सेलिंग कई बार वो थोपने वाली चीज़ होती है ना, उसके जैसे शायद से खराब होता है। आईफोन भी तो बेचता ही है ना, आईफोन फोकट में तो नहीं मिलता है, महंगे में बट बेचता है वहाँ कितना। पे अपन जाके लाइन लगाते हैं और बाकी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा देखो कितना अच्छा है, हमारा देखो कितना अच्छा है, ले लो ले लो नहीं होता। वो वाला नहीं होता। तो अभी आपके हिसाब से अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो वो कितनी की होगी ये सब चीज़ के हिसाब से? 100 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन है। जिस तरीके से तुम अपने धंधे में ये बोलते हो कि मेरा अकाउंटिंग ठीक होना चाहिए, मेरा जीएसटी ठीक होना चाहिए, उसके लिए तुम 15-20 हज़ार रुपये का एक अकाउंटेंट रखते हो, सेल्स करने के लिए सेल्स वाला रखते हो, उसी तरीके से हर बंदे को अपने दुकान में, अपने शॉप में, अपने धंधे में एक कंटेंट वाला रखना ही पड़ेगा। आजकल बड़े बड़े बिलबोर्ड बना के कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी बड़ा बिलबोर्ड लगा दो, वो रहेगा ऊपर और पूरी दुनिया नीचे ऐसे मोबाइल में देख रही है। और अब फिर कंटेंट क्रिएशन में कैसे आना हुआ, इसका क्या स्टोरी है? और 2 महीने में 3 लाख के ऊपर फॉलोअर्स आपके हो गया। करेक्ट, राइट। करेक्ट। कैसे हुआ ये, क्या हुआ? सो वापिस से स्टार्ट हो रहा है। दरअसल हमने हाफ एन आवर के अराउंड शूट कर लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी बारी बातें हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो सुनेंगे हम, लेकिन वापस से करना पड़ेगा। रीटेक करना, रीस्टार्ट। वो 12th फिल्म मूवी आई थी ना अभी, रीस्टार्ट ये सही है। सही पकड़ा आपने। तो रीस्टार्ट करते भाई। आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप ना बताओ कि आप कैसे धंधे में घुसे, कैसे आप इंजीनियरिंग थे, वो अपनी स्टोरी बताओ ना, क्योंकि वो आई थिंक बहुत पावरफुल है। मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, मैं अपोला करके एक छोटा सा प्लेस है, वहाँ से आता हूँ, तो महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र में। अब वहाँ से मेरी मतलब वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, और उसके बाद मैं 12th के बाद मैं मुंबई आया था पढ़ने के लिए। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑटोनॉमस कॉलेज है महाराष्ट्र का। तो पहले भी 12वीं तक फोकट में गवर्नमेंट का कॉलेज में, फिर इंजीनियरिंग भी गवर्नमेंट के कॉलेज में, और फिर वहाँ से लोधा करके एक कंपनी है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज से। ठीक है, तो आपको दुनिया की, इंडिया की जो सबसे टॉलेस्ट टावर है, वर्ल्ड टावर्स जिसको बोलते हैं, हाँ, वहाँ पे मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। अच्छा। और कौन मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में था। इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, इलेक्ट्रिकल प्योर इलेक्ट्रिकल में था। हाँ। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों भी संभाल लेता था, और साथ में कोडिंग भी आती थी मुझे, मैंने खुद होकर सीख लिया था। अच्छा, वेरी नाइस। तो वहाँ पे मैं इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था, तो पहले से ही पता था कि मतलब थोड़ा कुछ अलग करना है। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था ना धंधा करने का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ। मैं अकोला से आता हूँ, तो पैसा बहुत संभाल के यूज़ करना सिखाया गया था घर पे। तो फर्स्ट ईयर में जब मुंबई में अलग हवा थी, मतलब हाई क्लास पीपल, अंधेरी जैसा एरिया, और वहाँ पे जाने के बाद एक रोज डे करके आया। अच्छा, तो ये क्या होता है रोज डे, कुछ तो नया है। समय एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, तो मैंने बोला देखते हैं क्या है। तो वैलेंटाइन डेज के पहले, वैलेंटाइन डेज के पहले ऐसा कुछ तो रोज डे, ऐसा कुछ तो रहता है। तो वहाँ पे कॉलेज में जाके देखा, तो एक रोज वहाँ पे 50-50 रुपये का बेचा जा रहा था। अच्छा, 50 रुपये का एक रोज, और लोग डरल जैसे ले रहे, 10-10 ले रहे, 10-10 बेच रहे। बोला यार ये तो यार अलग चीज़ है, हमारे यहाँ पे तो 1 रुपये का मिलता है रोज, और यहाँ पे 50 रुपये का बिक रहा है। अच्छा। तो 1 साल मैंने उसके लिए वेट किया। मैंने बोला दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ माई आर्बिट्राज। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ। कि जो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है और बाकियों के पास ना हो, तो तुम वहाँ पे धंधा चालू कर सकते हो। तो मेरे लिए तो धंधा तो एकदम ही क्लियर कट था कि 1 रुपये के जिस 50 रुपये में बेच सकते हो। 1 साल वेट किया। जब दूसरी बार रोज डे आया, सुबह उठा, अंधेरे से दादर गया, दादर पे 2000 रुपये के फूल लिए, 1000 के लाल फूल, 1000 रुपये के पिंक फूल गुलाबी, और वो लेके कॉलेज गया। 10 बजे ठेला डाला खुद का, 10:30 बजे तक मेरा 25 रुपये का एक फूल बेचा मैंने। अच्छा, 50,000 रुपये का धंधा कर लिया। अरे तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड मनी, कि अच्छा पैसा किस तरीके से आता है। मतलब बट एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, और उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो उसके घर पे हमारा शादी का चल रहा था। तो ये हुआ कि नहीं, कॉलेज के बाद भी मेरा धंधा करने का जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाया, मुझे जॉब ही करना पड़ा। तो सबसे पहला ही कंपनी आया था कॉलेज में, लोधा ग्रुप करके है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर्स। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे जब काम करना चालू किया, तो मेरा जो रुझान था धंधे की तरफ,
उसको देखते हुए मेरे सीनियर्स ने मेरा रोल बदली कर दिया है, मतलब इंजीनियरिंग से उठा के इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डाल दिया कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, जो भी लोग अच्छा कुछ बना रहे हैं, इनोवेटिव बना रहे हैं, उसको समझो और उसको हम लोग इंडियन रियल एस्टेट के टर्म्स में किस तरीके से ला सकते हैं वो लेके आओ। तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मैं इंटरव्यू करता था, उनके प्रोडक्ट को समझता था और उनके प्रोडक्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लेके आना है, वहाँ पे मैंने वो जॉब किया। तो सारे IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर वाली जनता थी, उनके साथ उठना बैठना था, तो उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बता दी। तो उसमें लेकिन मैं जब बोलता था कि मुझे धंधा स्टार्ट करने का है, तो बोलते, एक बंदे ने, बहुत मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने बोला कि तू सब कुछ कर रहा है ठीक है, लेकिन तुझे सेल्स आता है क्या? और वो एकदम ही हिट हो गया। मैंने बोला यार सेल्स तो नहीं आता, तो कैसे सीखेंगे? तो एक अलग ही तिकड़म आइडिया आ गई कि मैं रोज़ ट्रैवल करता था, शादी हो गई थी, रोज़ ट्रैवल करता था दादर से लेके कल्याण तक, 1 घंटा का जर्नी रहता था। तो रोज़ मेल में ट्रैवल करता था, जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स होती है, उसमें अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उसमें कुछ तो बेच सकता था, 2 घंटे का टाइम है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं मैगज़ीन बेचूंगा। तो 2012-2013 की बात है, तो उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं रहता था और लोग तरसते थे कुछ करने के लिए ट्रेन में कि कुछ तो करूँ, बट टाइम पास के लिए कुछ, लेकिन मिलता नहीं था। तो वही एक इन्फॉर्मेशन की आर्बिट्राज थी। मैं क्या करता था, अपना ऑफिस के नीचे ही एक रद्दी वाला था, उससे किलो के भाव में रद्दी लेता था, मनोरमा, इंडिया टुडे जैसे मैगजीन्स अपने बैग में डालता था और जाके बेचना चालू किया था। बट उसका बेचने का जो कहानी है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार जब अपने बैग में लेके वो गया था और मैं ऐसा खड़ा हुआ भगवान का नाम लेके, आज बेचूंगा, आज बेचूंगा, आज बेचूंगा, बट वो अपने बैग से अपने हाथ में वो मैगजीन्स लेने के लिए आधा घंटा लग गया। उतना डर था मन में कि कैसे करूँ, एंजाइटी थी, क्योंकि खुद को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था बेचने के लिए। और जब पहली बार मुंह से आवाज़ निकला ना, तो वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ा कदम था, मेरे पूरे लाइफ का सबसे बड़ा कदम था वो, कि मेरे मुंह से वो आवाज़ निकल गया कि मैगजीन मैगजीन मैगजीन, मनोरमा मनोरमा मनोरमा। राइट। और वहाँ से फिर मेरी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। राइट। तो वो बहुत बहुत बड़ा कदम था। राइट। ये जो सेल्स का रहता है, आई थिंक इसमें ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा निकलना पड़ता है। किसी को बेचते आप कभी बेचने जाओगे ना, तो उसके लिए एक अलग ही जिगर चाहिए आपको ना, कि अलग कॉन्फिडेंस चाहिए कि Correct. मैं ये बेच रहा हूँ, खरीदो। उसके अंदर Correct, आपको अपनी correct. शर्म, हया, ये सब साइड में रखना पड़ता है। Correct. आपको थोड़ा ना मोटी चमड़ी करनी पड़ती है। बोलते हैं, हमें काफ़ी सारी बुक्स में ये सब बोला जाता है, मेंटर्स भी बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस, आपको ना यू हैव टू हैव अ थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी चाहिए। आपको सुनने आना चाहिए और बोलने आना चाहिए, और वो सबके बस की बात नहीं होती है। और मुझे लगता है ना, इसीलिए ही शायद से सेल्स के स्किल को ना बहुत लोअर भी लोग कंसिडर करते हैं। अभी जैसे ब्रायन ट्रेसी है, वो बोलते हैं ना अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग में, वो बताते हैं कि सेल्स में लोगों को ना बहुत निचली नज़र से देखा जाता है। करेक्ट। कि यार ये लोग तो बस ऐसे ही कुछ भी करते हैं, छोटा छोटा बेच रहे हैं। बट उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि पूरी इकोनॉमी जो चल रही है ना, पूरी दुनिया जो चल रही है, वो सेल्स पे ही चल रही है। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तभी ये पूरी दुनिया का, किसी ने हमें ये माइक बेचा है, इसलिए हम लोग इतनी अच्छी आवाज़ में आज पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। किसी ने वो कैमरा बेचा है। सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, हर एक चीज़ चलती है। तो उसको आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए, और अगर सीखना है तो वो चीज़ तो ज़रूर सीखो ही सीखो। मतलब आपने जैसे बोला कि पॉलिटिक्स हो गई या फिर जो रिलीजन हो गया, सब कोई कुछ ना कुछ बेचता है। हर कोई कुछ ना कुछ बेचता ही है। रिलीजियस लोग बेचते हैं कि आपको हेवन मिल जाएगा, तो हेवन का टिकट बेचते हैं आपको। राइट। पॉलिटिक्स वाले बेचते हैं कि मैं इंडियन इकोनॉमी को बढ़ा दूंगा, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, हम आपकी ज़िंदगी संवार देंगे, आपको अच्छे दवाई देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छे रोड देंगे, अच्छा इंडिया देंगे। राइट। तो हर कोई बेच ही रहा है। Right. तो बेचने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो पार्ट होता है ना, कि उसमें भी 2 तरीके के सेल्स होती है। एक कि तुम ख्वाब बेचते हो, और एक तुम हार्ड सेल करते हो कि ले लो ले लो ले लो। ये जब होता है ना, वहाँ पे तुम लोग मार खा लेते हैं। तुम्हें पहले उस चीज़ को, पहले कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि उसको लगे कि हाँ मुझे गौरव से खरीदना है, हाँ मुझे जिशान से ही खरीदना है। राइट। उस टाइम पे जब सेल्स होता है ना, तो उसको आप, वो सेल्स का नाम बदल के ब्रांडिंग हो जाती है। राइट। है ब्रांडिंग माने सेल्स ही, बट खाली इंग्लिश और उसका फर्क है कि नाम खाली अलग अलग हो जाते हैं। वो वाला डिफरेंस है। राइट। ये हमने
लो जो शूट मिस हो गया उसके अंदर भी ये चीज़ मैंने पूछा भी था कि आपके सबसे टॉप 3 स्किल्स जो आप लोगों को सीखना चाहिए वो कौन सी है, तो आप बता, आप वापस से रिपीट करना चाहोगे पहले चीज़ जो आपने रखी थी सबसे पहले? तो मेरे ख्याल से सबसे पहली तो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी फंडामेंटल चीज़ है। मतलब जो इंडियन जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके साथ ही साइकोलॉजी डेवलप होते होते आई है। तो अगर आप साइकोलॉजी समझ लोगे, क्योंकि हर चीज़ में आगे वाला आदमी इंसान ही है जो डिसीजन ले रहा है, और उसके डिसीजन मेकिंग के साइकोलॉजी को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए उससे हाँ बुलवाना या ना बुलवाना बहुत आसान हो जाता है। इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आप पहले तो है कि साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी में दो ही चीज़ें आती है, एक तो रहता है फियर और एक तो रहता है ग्रीड। दो ही चीज़ें है मेरे को, एक तो बाघ आ गया तो मैं भागूंगा, जोर लगा के भागूंगा, और दूसरी है ग्रीड कि अगर सोना दिखा पैसा दिखा तो जाके छपटूंगा उस पर। तो ये दो चीज़ें अगर आप ढंग से समझ लोगे ना किसी भी आदमी की, तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। राइट। तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि अगर आपको सच में धंधा स्टार्ट करने का है तो आप पहले तो साइकोलॉजी समझो कि मेरे आजू बाजू की जो कम्युनिटी है, और हर कम्युनिटी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है जो यूएस में चल रहा है वही इंडिया में चलेगा, जो इंडिया में चल रहा है वो बैंकॉक में चलेगा, ऐसा नहीं होता। हर सोसाइटी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। आपको आपके सोसाइटी की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी अगर समझ में आ गई तो आपका मार्केटिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जो मैसेजिंग दोगे ना वो साइकोलॉजी को समझ के देने वाली मैसेजिंग देने वाले हो। और अगर आपका ढंग का अगर मार्केटिंग हो जाए तो सेल्स ऑटोमेट हो जाता है। आपको सेल्स करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप खाली सेल्स को अनेबल करते हो, आप उसके पीछे नहीं भागते हो कि ले लो ले लो ले लो, नहीं होता। हाँ, आपको चाहिए तो आपको लेने के लिए 1 2 3 4 स्टेप से आप इतना कर लो, आपका सेल पूरा हो जाएगा। राइट। तो ये तीन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, मार्केटिंग और सेल्स। स्पेशली बिजनेस के लिए या कुछ बेचने के लिए तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये चीज़ भी बहुत सही कही कि ना सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक है ना साइकोलॉजी समझ लोगे तो ईजी तरीके से सही तरीके से हो पाएगा। और वो नाम भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो खराब होता है वो हार्ड सेलिंग का जैसे, हार्ड सेलिंग कई बार वो थोपने वाली चीज होती है ना, उसके जैसे शायद से खराब होता है। Correct. बट आपने जो बोला ना कि अगर साइकोलॉजी एक बार समझ लोगे ना तो वो थोपने वाली चीज नहीं होगी, एक फ्लो में हो पाएगा और वो ब्रांडिंग के हिसाब से सेल्स हो जाती है। हाँ, राइट। क्योंकि आईफोन भी तो बेचता ही है ना, आईफोन फोकट में तो नहीं मिलता है, महंगे में बट वहाँ पे अपन जाके लाइन लगाते हैं और बाकी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा देखो कितना अच्छा है, हमारा देखो कितना अच्छा है, ले लो ले लो। नहीं होता, वो वाला नहीं होता। और लोग गाली भी नहीं देते। आईफोन तो खरीदते महंगे से महंगे में खरीदेंगे, एक्स्ट्रा करेक्ट, 10-10 घंटा लाइन में लग के खरीदते हैं। और कुछ फिर थोड़े बहुत फीचर्स के लिए आप बहुत ज्यादा पैसे देते हो, करेक्ट, बट फिर भी लेते हो। और लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि नहीं आईफोन ने ठग लिया। करेक्ट, ऐसा नहीं, बल्कि जबकि कोई तो छोटे लोग मैंने देखा, छोटा बिजनेस ओनर अच्छी से अच्छी चीज बेचते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी खराब हो गया तो ये तो ठग लिया भाई, क्योंकि उसको जबरदस्ती भेजा गया, क्योंकि उसका ब्रांड नहीं बना, क्योंकि उसने वो मार्केटिंग नहीं किया। करेक्ट, राइट। तो आपकी सबसे बिजनेस में अगर एकदम सीधी बात करें हम लोग, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है? देखो, बिजनेस मतलब अपन ने जो बात करी ना अभी, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है धंधे में भी, कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए तुम्हारे पास ऑडियंस क्या है। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को समझो। जैसे मैंने बोला कि हर सोसाइटी की ऑडियंस अलग अलग होती है, उसकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। इंडिया की, यूएस की, यूरोप की, चाइना की अलग अलग ऑडियंस है। तो अपने ऑडियंस को सबसे पहले समझो। उसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, तो दो तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, एक तो नोन पेन होता है, एक अननोन पेन होता है। नोन पेन मतलब क्या, कि जैसे मान के चलते हैं कि आप अगर यहाँ से अगर आपको दादर जाना है तो आप अगर चल के जाओगे तो आपके पैर में दर्द आने वाला है, राइट। तो ये हो गया मेरा नोन पेन, कि मेरे पैर अगर मैं चला तो मेरे पैर को दर्द आने वाला है, दैट इज़ माई नोन पेन। अगर किसी के भी पास गाड़ी नहीं है तो हर कोई चल के जाएगा और लोगों के पैर में दर्द होगा और यहाँ पे पेन किलर बिकेगी। तो ये हो गया नोन पेन। तो हर कोई मार्केट में कंपटीशन खड़ा करेगा पेन किलर बेचने की। बट वहीं पे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएगा ना, जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी लाएगा, वो क्या लाएगा कि यहाँ पे लोगों के पैर दुखते हैं, किसके वजह से, क्योंकि लोग चल के जाते हैं। तो मैं चलना कम कर दूंगा, मैं लोगों के लिए साइकिल या बाइक बना दूंगा। जैसे ही आपने साइकिल और बाइक ला दी, नोबडी इज़ बाइंग साइकिल और बाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लोग इसके लिए खरीदेंगे क्योंकि उनके पैर दुखते हैं, आपने उनका पेन सॉल्व कर दिया। जैसे ही आपने बाइक और साइकिल ला दी तो पेन किलर का मार्केट हो गया ठप और आपका मार्केट हो गया अप। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो नोन प्रॉब्लम है, एक अननोन प्रॉब्लम है। तो जो पेन किलर वाला प्रॉब्लम है नोन है, तो आप वो दे देते हो। और एक अननोन प्रॉब्लम है जो लोगों को पता नहीं है कि इसका कुछ सोल्यूशन नया आ सकता है, इनोवेटिव सोल्यूशन आ सकता है। उस तरीके की भी आप बिजनेस कर सकते हो। राइट।
पेन या प्लेजर, मतलब साइकोलॉजी के कोर में जाएंगे तो ह्यूमंस दो रीजन के जैसे ही मोटिवेट होते हैं, एक्शन लेते हैं, या तो पेन अवॉइड करने के लिए या तो प्लेजर की तरफ जाते हैं। तो उन कोर को अगर पकड़ के हम लोग कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे तो बड़ा बिजनेस क्रिएट करा जा सकता है। उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि आपने वो मैगजीन्स बेचा, आपने वहाँ पे एक अलग ही, मुझे लगता है आप अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरीके से बाहर निकल गए, आपको समझ में आ गया बेचना है। उधर पे आगे की स्टोरी क्या हुई, फिर क्या हुआ, वो कितने टाइम तक आपने किया, फिर कैसे एनजीओ स्टार्ट हुआ, बाकी सारी चीज़ें? जब मैंने पहला बेचा तो पहले दिन पे एक ही बेचा, बट लकीली पहले दिन पे मुझे इंडियन कंज्यूमर ने मतलब रिजेक्ट नहीं किया, एटलीस्ट एक बंदे ने ले लिया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे जेब में मैंने जो 2 रुपये की मैगजीन ली थी उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया था। और फिर मैंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी, रोज़ जाता था, 2 घंटे का जर्नी रहता था मेरा, एक टाइम आने का एक टाइम जाने का। तो उसमें मैं बेचना चालू कर दिया। तो एक बोगी में, एक इंडियन बोगी में 8 कंपार्टमेंट रहते हैं। आप अगर एक जगह पे खड़े रहोगे तो 25 से 30 लोगों का आपको फेसिंग दिखता है। और जैसे ही मैं खड़ा होकर खाली इतना चिल्लाता था, मैगजीन मैगजीन मैगजीन, मनोरमा मनोरमा मनोरमा, तो 30 लोग मेरे तरफ देखते थे। और एक ही सेकंड में मुझे ये पता चल जाता था कि इन 30 में से कौन से ज़्यादा इंटरेस्टेड कस्टमर है जो मेरे से लेने ही वाले हैं। तो मैं क्या करता था, एकदम से उन 4 लोगों के पास नहीं आता था, जो नहीं लेने वाले उनके पास जाता था। फिर उसमें से भी ऐसा रहता था कि लड़कियों के पास आप मत जाओ, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी शर्माती है लेने के लिए एकदम से। तो आप पहले किसी भी आदमी के पास चले जाओ, उसने अगर एक बार ले लिया तो बाकी 5-6 लड़कियां जो आप में आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी वो भी ले लेंगी। तो वहाँ से मुझे वो, मतलब दिस वॉज फर्स्ट प्रिंसिपल टीचिंग, कि फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आप सेल्स करने जाओगे तो किस तरीके से होगा। तो वहाँ पे वो पता चल गया। और मेरा ज़्यादा फोकस था कि मैं बिज़नेस की तरफ रहूँ। तो मैंने क्या किया था कि जॉब करते समय मैं एक एनजीओ को हेल्प कर रहा था, जिसमें वो आदिवासी लोगों को सिखाते थे कि आप आपका लाइवलीहुड बिजनेस करके कैसे कर सकते हो। तो उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाते थे, फिर सिलाई मशीन का कोर्स सिखाते थे, लेदर बैग कैसे चलनी है वो सिखाते थे। तो उसमें मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था, मुझे सुकून मिलता था। बट उसमें मेरा एक पार्ट मुझे उन्होंने असाइन कर दिया था कि इन लोगों ने अपना खुद का नॉलेज तो ले लिया, अब इनका बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप ये करके दे दो। मैं गया मार्केट में, मैंने कोट निकाला, 50 लोगों की एक बैच थी, 50 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे कोट मिला था 1 लाख रुपए का। मैंने बोला यार, मतलब सादा बिजनेस चालू करने के लिए मैं अभी 2015-2016 में बैठा हुआ हूँ, सब कुछ ऑनलाइन है, और ये लोग मेरे से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैं जब गया तो वहाँ पे देखा कि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए किसी आपको सादा से ज़्यादा भी बिज़नेस अगर आपको चालू करने का है तो नगर निगम का एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपका फूड का बिजनेस है तो फसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, जीएसटी है, अगर बड़ा धंधा है तो जीएसटी चाहिए। तो ये सब कुछ ना, पूरा का पूरा एक कम्युनिटी थी, उसको हम लोग दलाल बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं, वो लोग अपना करके रखते थे। और उनका एकदम सिंपल ही था, जैसे थाने स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो 10-15 लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके बोर्ड लगा हुआ रहता है, ये सब कुछ करके मिलेगा करके। अच्छा कोई बंदा अगर 4 व्हीलर से वहाँ पे जाएगा तो उसका रेट है 10,000 रुपये, अच्छा कोई बंदा बाइक से जाएगा तो उसका रेट है 5,000 रुपये, और कोई बंदा मेरे जैसा चल के जाएगा तो उसका रेट है 2,000 रुपये। अच्छा मैंने बोला ये तो गलत बात है यार, ये ऐसे कैसे, मतलब मिलने तो वाला सेम ही है, हाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देने वाली है, कोई दूसरा तो देगा नहीं, बराबर। उसमें क्या तुम्हारा ऊपर नीचे रेट चल रहा है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार ये चीज़ अपन कर सकते हैं, लोगों को पता नहीं है किस तरीके से करना है। तो आप अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओगे तो जो डिटेल वहाँ पे भरनी है वो आपको इंग्लिश में नहीं भरनी है, मतलब रहता तो इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन वो टर्मिनोलॉजीज ऐसी लिखी हुई रहती है कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेबिनिज रहता है वहाँ पे। तो हमने बोला कि इस चीज़ को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। मेरा छोटा भाई का भी उस टाइम पे ग्रेजुएशन हो गया था, मेरा भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, बीच में शादी भी हो गई थी। तब हमने सोचा कि इसको चालू करते हैं। तो मेरा छोटा भाई वो टीसीएस में काम करता था, मैंने बोला कि यार तेरा पैसा मैं देख लूँगा, तू जॉब छोड़ दे, तेरा पगार मैं दे दूँगा मेरे पगार में से, मतलब उसका मेरे 4-5 साल का डिफरेंस है तो उसका आधा ही पगार था मेरे। मैंने बोला चल आधा तू रख लेना, बट अपन धंधा स्टार्ट कर दे। हमारे रूम में बैठ के हमने वेबसाइट बनाई और चालू कर दिया। फिर मुझे तो मार्केटिंग का मतलब पहले से ये था कि किस तरीके से करनी है। तो उस टाइम पे कोरा नया नया आया था, तो कोरा पे हम लोग लिखते थे कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के चालू करता था काम करने के लिए, 9 बजे तक उसके साथ बैठ के काम करता था, 10 बजे ऑफिस पहुँचता था, 6 बजे फिर से ऑफिस से आता था, फिर से रात को 12 बजे तक काम करते थे। तो ऐसा करके हमने पहला महीना निकाला हमारा।
पहले महीने में हमने जब बिजनेस हमारा खुद का गिना कि कितना हुआ, तो ऐसा था कि हम दोनों की जो सैलरी थी वो कवर हो रही थी अच्छा, very प्योर nice. प्रॉफिट में. अच्छा, very देयर nice. वाज नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट. अच्छा. तो वो जाके फिर मतलब बीवी तो बोल रही थी यार तुम लोग क्या कर रहे हो, सुबह से जाता है शाम को आता है, पता नहीं चलता क्या कर रहा है. बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव. मतलब उसने भी डॉक्टर है, MBBS किया है, MD किया है, तो उसको पता था कि यार कुछ तो ढंग का कर रहा है, करने दो, जाने दो, एक कभी ना कभी शांत हो जाएगा. बट उसको जब जाके बताया कि देख यार इतना इतना पैसा आ गया, तो शी वाज लाइक ठीक है तेरा मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दे, नहीं होगा तो मैं तो संभाल ही लूँगी तेरे को. अच्छा, दैट वाज अ बिग बैकअप. सपोर्ट था एक. एक सपोर्ट था. तो फिर मैंने भी दूसरे महीने में मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर वहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया. तो अक्रॉस इंडिया हमने बहुत सारे लोगों को तो पूरा का पूरा ऑटोमेशन करके डाला हुआ था. जैसे जिशान भाई को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे मान के चलते आपको अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आपको खाली वहाँ पे जाना है, आपके नाम, आपका एड्रेस, KYC डिटेल्स भरनी है, आपका जो भी फूड बिजनेस है उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कौन सा आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपको इतना इतना पैसा पे करना है, 2 दिन में सारे के सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे. तो ये धंधा बहुत अच्छा चला हमको. मतलब उस टाइम पे फिर अलग अलग जो सीनियर्स मिले, धंधे में सीनियर्स मिले कि किस तरीके से धंधा करना चाहिए, तो हमने उसको बहुत अच्छे से स्केल किया. बट जब कोविड आया, हमारा उस टाइम पे कुछ मतलब 60-70 लोगों का स्टाफ हो गया था. कितना रेवेन्यू हो गया था आपका 3-4 साल में? तो 3-4 साल में करीब करीब हमने 35 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था. वेरी नाइस. और तब कितने लोग थे साथ में मिलके कर रहा था? तो ये 70 लोगों का टीम था हमारा. 70 लोग की टीम हो गई हाँ, थी. और पूरा 100% डिजिटली करते थे. कोई हमारा ये नहीं था. ओके. तो जैसे ही कोविड हिट हुआ ना, तो कोविड तो हमें पता था कि यार हमारी लगने वाली है और बुरी लगने वाली है. हमने फिर कोविड के टाइम पे अलग अलग चीज़ें करी बट कुछ हुआ नहीं. तो फिर एंड ऑफ द डे हमने ये चालू किया कि कीर्तन करना चालू कर दिया. रोने का प्रोग्राम रहता था हमारा. अच्छा. रोने का प्रोग्राम मतलब क्या, हर कोई रो रहा था बिजनेस वाला कि अरे हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा धंधा नहीं चल रहा है. हाँ. हम भी बोलते थे हमारा भी धंधा नहीं चल रहा है, आ जाओ भाई, एक जूम का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब लोग आ जाओ, साथ में रोते. तो साथ में मिलके रोते हैं. हाँ. तो ऐसे ही एक हमारा रोने का प्रोग्राम चल रहा था. तो उसमें एक बंदे ने आके बोला कि गौरव भाई तुम मतलब अपना दोस्त ठीक है चलो, बट एक हेल्प कर सकते हो क्या मुझे? मैंने बोला क्या हेल्प चाहिए? बोले यार मेरा वहाँ यहाँ पे चेंबूर में ही उनका बिजनेस है, फरसान बेचते हैं. तो बोले गौरव भाई मैं जिस दिन भी गल्ले पे बैठता हूँ तो मेरा 15 से 16 हज़ार रुपये का गल्ला होता है, बट जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता हूँ उस दिन पे मेरा 10,000 या 12,000 का ही गल्ला होता है. मुझे पता है कि जो मेरे यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं वही गल्ला मारते हैं, बट मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे ही लोग हैं, उनको निकाल दूंगा तो नए लोग खड़े नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने बोला उसमें क्या बड़ी बात है यार, छोटा सा तो प्रॉब्लम है तुम्हारा. मार्केट में 100-200 बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी उठा लो, काम चल जाएगा. तो उसने बोला कि यार थोड़ा कर दो. तो मेरे पास भी कुछ काम नहीं था, मैंने घर से एक कंप्यूटर उठाया, वहाँ पे गया, वहाँ पे रखा, मैंने बोला लगाओ भैया कंप्यूटर. तो आप यकीन नहीं मानोगे सर, मुंबई जैसे सिटी में, चेंबूर जैसे एरिया में, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया. जो छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी कंप्यूटर तक कभी ग्रेजुएट ही नहीं हो. उनको यही नहीं पता कि इसको स्क्रीन बोलते हैं, इसको CPU बोलते हैं, कैसे कनेक्ट करने का, 3 पिन क्या होता है, कुछ नहीं पता. जो अलग तरीके की पिन आती है ना जिसमें अपन ऐसा हुक लगा के क्लोज करते हैं CPU को, वो तक उनको नहीं पता था. तो डरे हुए थे. मैंने बोला ठीक है जाने दो यार. मेरे लिए वो नया लर्निंग था कि एक IT एक ऑनलाइन धंधा करने वाला बंदा जिसके पास 70 लोग हैं, सारा का सारा पूरा का पूरा धंधा ऑनलाइन चल रहा है. बट जब मैं एक्चुअल में जाके एक बिज़नेस के साथ बैठा तो ये पता चला कि उन लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी या फिर कंप्यूटर की लिटरेसी है ही नहीं. तो मैंने बोला ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वन टाइम का एक्टिविटी है. मैंने फटाफट करके कंप्यूटर चालू किया, उनका मेनू डाला, बोला चालू करो बिलिंग करना. तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया. तो बोले मैगी का स्पेलिंग ही नहीं आता मैगी डालने के लिए, MAGGI डालेंगे कैसे? तो पहले इधर देखते थे कि मैगी का स्पेलिंग क्या है, फिर टाइप करते थे. तो जिसका सॉफ्टवेयर लिया था वो पहचान वाला आदमी था, तो उसको फ़ोन लगाया. मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा बट लोगों को यूज़ करने को नहीं आ रहा है. तो बोले यार ये कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तुम उनको बोलो कि 300-400 बिलिंग मार ले तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वही चिपका दिया आगे वाले को कि बिलिंग करना चालू करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 7 दिन बाद ऐसे ही घूमते घूमते उसके पास गया. हाँ.
तो देखा तो अरे मेरा कंप्यूटर तो गायब था सामने से, सामने कंप्यूटर ही नहीं है। देखा तो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। तो बंदा दूर से ही क्या बोलता है पता है क्या, उसके सामने ऐसा ये डाला हुआ था, कैलकुलेटर था सामने रखा हुआ, कैलकुलेटर पे बिल मार रहा था, ऐसा उठा के बोलता है, गौरव भाई तुमको अगर कुछ करने का है ना तो ये कैलकुलेटर जैसा फास्ट और कैलकुलेटर जैसा आसान होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए दूसरा कुछ भी काम का नहीं है। वो मेरे लिए बना गोल्डन स्टेटमेंट। कि अब मार्केट में लोगों को कंप्यूटर क्या है समझता ही नहीं है, और अगर तुमको सच में जो लोअर लेवल के बिजनेसेस है उनको अगर तुम्हें डिजिटल करना है इंडिया में, तो तुम्हें कंप्यूटर का सोल्यूशन नहीं देना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कैलकुलेटर इतना आसान और कैलकुलेटर इतना फास्ट हो। उसी दिन घंटी बजी, मेरे डेवलपमेंट टीम के पास गया, मैंने बोला हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि कैलकुलेटर इतना फास्ट और कैलकुलेटर इतना आसान हो। तो फिर हमने ईज़ो नाम का एक प्रोडक्ट बनाना चालू किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि हम लोग खाली सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे थे, उसके साथ में हम लोग हार्डवेयर भी देते थे। हमने ये नहीं बोला कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने बोला कि हमें एक मशीन बनानी है। तो हमने उसका नाम रखा ईज़ो बिलिंग मशीन। ओके, उसका नाम कैसे पड़ा? ईज़ो की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। तो जैसे हमने पहले ही एक धंधा करके बैठे हुए थे, 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि लोग बोलते हैं नाम में क्या है, मैं बोलता हूँ नाम में सब कुछ है। नाम में बहुत कुछ है कि तुम अपने नाम से खुद का मार्केटिंग ऑटोमेटिकली स्प्रेड कर सकते हो। राइट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स थे, मुझे आज भी याद है, विविडली याद है कि हम लोग 8 लोग जो हमारी मतलब टीम थी, सारे के सारे हमने खुद को लॉक कर लिया। मैंने बोला कि ये नाम लेके ही बाहर पड़ेंगे। तो हर किसी ने अपने अपने पॉइंट लिखे। तो कोई साइंटिफिक रिसर्च करके आया था कि AEIOU नाम होने चाहिए, अगर वॉवेल्स अगर रहते हैं तो नाम उच्चारने में और याद रखने में आसानी होती है। फिर किसी ने बोला कि छोटा होना चाहिए, तो हमने बोला कि 3 डिजिट का ही रहना चाहिए वो। फिर किसी ने बोला कि मार्केटिंग करते समय जो गोल गोल वाले जो रहते हैं वो वाले अच्छे रहते हैं, तो E और O हमने गोल वाला रखा। फिर उसके और हमें ये चाहिए था कि ईजी होना चाहिए, तो ईजी से फिर वो ईज़ो बना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और हमने ये बोला था कि 3 साल का अगर बच्चा रहेगा ना, उसको भी हमारा नाम अगर कहीं से भी दिखे तो उसको समझना चाहिए कि हाँ ये वाला तो है, ये ईज़ो है। उस तरीके से हमने उसको ईज़ो रखा। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कई बार नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है। Correct. और काफी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है क्या? लोग क्या करते हैं कि खुद के इनिशियल्स रख देते हैं। जैसे अगर मेरा गौरव कुमार नाम है तो मैं GK कंपनी डाल दूंगा। अरे खुद के बच्चे के नाम पे डाल देंगे। मियाँ बीवी है तो मियाँ बीवी के नाम पे डाल देंगे। वो मतलब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम ही ड्रास्टिकली अच्छा है तो चल जाएगा, बट यूजुअली मेरा ये मानना होता है कि तुम अगर खुद के कंपनी का अगर नाम रखना चाहो तो जितना जेनरिक हो उतना जेनरिक रखो। जैसे हमने क्या रखा, ईज़ो बिलिंग मशीन। हमारे नाम में ही सब कुछ पता चल जाता है। क्या है? इजी बिलिंग मशीन, ईज़ो बिलिंग मशीन। इतना आसान, बस डायरेक्ट समझ में आ जाए, डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा धंधा करता क्या है। राइट। ताकि तुम्हारा SEO भी अच्छा हो जाता है। तुम SEO भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी ने अगर गूगल पे सर्च किया बिलिंग मशीन तो क्या दिखेगा? ईज़ो बिलिंग मशीन ही दिखेगा। राइट। SEO में भी काम आता है। SEO में भी काम आता है। तो यहाँ से आपने ये स्टार्ट किया और उस पर अभी कैसे चला? अभी वही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? अगर तो हमें 3 महीना लगा हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट निकालने के लिए। और जैसे हमने ये देखा था कि 3 महीने में हम लोग रिसर्च भी कर रहे थे कि कितना हमारा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट का। तो हमने ये देखा कि 95% रिटेल SMEs जो है आज भी कोई भी टाइप का डिजिटल बिलिंग मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज भी वो अपने पेन पेपर से ही कर रहे हैं। और किसी को भी ये नहीं पता कि मेरा रोज़ का गल्ला कितना हुआ, मेरा कितना UPI से आया, कितना कैश से आया, मेरा कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, कुछ नहीं पता। सब हवा में चल रहा है। वो खाली ये गिनता है कि सुबह 10,000 का माल लाया था, घर पे जाते समय 12,000 रुपये अगर लेके जा रहा हूँ, 2,000 रुपये निकल गया जयराम जी की। वो ऐसा है, मतलब इतना ही अजब गजब तरीके से धंधा चलता है इंडिया में। राइट। बोलता है निकल गया ना पैसा, निकलने जाने दे। तो हमने ये गैप देखी। पहली बार जब हमने हमारा वीडियो निकाल के दिखाया कि आप इतने आसानी से बिलिंग कर सकते हो, तो लोगों का ये रिएक्शन था कि भैया तुम थे किधर आज तक, इतना अगर तुमने आसान बनाया हुआ है तो दो हमको दो। पहले महीने में 50 बेचे, दूसरे महीने में 150, उसके अगले महीने में 250, उसके महीने में सीधा 500, 1000, 2000। आज हम लोग 4,000 रुपये बैठे हुए महीने का 4,000 बिलिंग मशीन बेचते हैं। सो अभी आपका कितना रेवेन्यू चल रहा होगा फिर? तो मैंने तो मेरा सेल्स बता दिया है कि महीने के कितना कर रहा हूँ। हर महीना 10-15% का सेल बढ़ जाता है हमारा। उस हिसाब से खुद ही कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। तो
तो अभी आपके हिसाब से अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो वो कितनी की होगी ये सब चीज़ के हिसाब से? प्राइवेट कंपनीज का वैल्यूएशन वैसे मैंने तो नहीं रखता है, बट 100 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मतलब रोज से स्टार्ट किया था, और अभी 100 करोड़ के ऊपर का अगर आपकी वैल्यूएशन है कंपनी की, मोटा मोटा अगर देखे तो। करेक्ट। वैसे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर मोटा मोटा देखें तो 100 करोड़ के ऊपर का तो है ही। और अब फिर कंटेंट क्रिएशन में कैसे आना हुआ, इसका क्या स्टोरी है? और जहाँ तक मैं बता दूँ, लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं अभी पिछली बार हमने बात किए थे, जो कट हो गया वीडियो, 2 महीने में 3 लाख के ऊपर फॉलोअर्स आपके हो गया। करेक्ट। राइट। करेक्ट। कैसे हुआ ये, क्या हुआ? ऐसा होता था ना कि डेली बेसिस पे मेरी एटलीस्ट 10 से 15 छोटे बिजनेसेस से बात होती है, और उनके जितने भी प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं ना, तो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग बड़ा सोचना ही नहीं चाहते, या फिर हमारे जो प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि ये इतनी आसानी से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। तो हमने ये सोचा कि यार, जो हम लोग 1-to-1 कम्युनिकेशन में करते हैं या फ़ोन पे करते हैं, लोग आके ऑफिस में मिल के फिर कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज लेके जाते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि ये अक्रॉस इंडिया ये प्रॉब्लम है कि हर कोई ज्ञान दे रहा है कि ऑनलाइन धंधा कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन धंधा कैसे करना चाहिए। लोग एसईओ पे ज्ञान दे रहे हैं, लोग कार्ड ऑप्टिमाइजेशन करके, आपने कभी नाम सुना होगा कि जो भी आप अमेज़ॉन पे कार्ड पे ऐड करते हो, लाइक कर देते हो, कार्ड में ऐड किया और कार्ड अबेंडन कर दिया, तो उसको कार्ड ऑप्टिमाइजेशन वाले ऐसे 3-4 कंपनियां आ गई है जो कि आज के घड़ी में 500 मिलियन का वैल्यूएशन लेके बैठी हुई है। अच्छा। बट कोई ये नहीं समझ रहा है कि आज भी भारत का 92% कॉमर्स जो है ऑफलाइन बन रहा है। हर कोई ऑनलाइन का नाम लेके जप रहा है, बट ऑफलाइन पे किसी का भी ध्यान नहीं है, और कोई ये नहीं बता रहा है कि ऑफलाइन वाले धंधे को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। राइट, ये बात सही है। तो हमने सोचा कि यार, ये चीज़ हमने जो सीखी हुई है वो हम लोग पूरे दुनिया को बताएंगे, और आसान भाषा में बताएंगे। जो भाषा हमने हमारे कस्टमर से सीखी है, वही भाषा में हम लोग हमारे कस्टमर को बताते हैं। राइट, राइट। और ये चीज़ मैंने गौरव भाई की नोटिस किया, वो उनके वीडियोस मैंने जब पहली बार देखा तो काफ़ी डायरेक्ट थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे, डायरेक्ट जल्दी मैसेज। ये बात भी हुई थी हमारी कि आजकल लोग, वही बोला भी था ना कि लोगों के पास टाइम कम है, और धंधे वालों को डायरेक्ट बात सुनना पसंद होती है, घुमा फिरा के टाइम नहीं होता उनके पास। तो इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बोलो या फिर वो आ ही गया था, नेचुरली आ गया था, बनाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतना धंधे वालों से बात करते रहते हैं पिछले 10 साल से। जो ज्ञान था वो सारी चीज़ें वो फटाफट करना स्टार्ट किया, दैट्स वाई आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। करेक्ट। और आप अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन आ गए, उससे कुछ ड्रास्टिक अभी इफेक्ट दिख रहा है बिजनेस पे, या फिर कैसा है, क्या चल रहा है? नहीं, धंधा तो अपने तरीके से बहुत अच्छे से चल रहा है, और हमने अभी भी धंधे की बात और रीजो को कोई भी कंबाइन नहीं किया हुआ है। अच्छा। वो तो मेरा पर्सनल जर्नी टाइप है, वो चल रहा है। देखते हैं अभी किस तरीके से होता है। तो ओके, बट ये तो है पक्का भी, जैसे अब कैमरा बंद हो गया था बीच में, तो हम बात ही कर रहे थे इस बारे में कि कैसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये तो होगा ही कि हर धंधे में एक बंदा तो होना ही चाहिए जो कंटेंट क्रिएट करता रहे, करेक्ट, ताकि उसका ब्रांड बनता रहे। एट द एंड मेरे को लगता है सबसे बड़ा गेम जो खेल रहा है वो सब ब्रांड बनाने वाला ही गेम खेल रहा है। करेक्ट। प्रोडक्ट कई बार एक बार वो ये बोला जा रहा है ना, आजकल प्रोडक्ट बनाना आसान है, करेक्ट, लेकिन वो मार्केट ढूंढना, जो प्रोडक्ट खरीदे वो मुश्किल है। तो जब आप कंटेंट बना लेते हो तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले रहे हो। करेक्ट। तो वो उससे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपकी यूएसपी रहेगी, आप चलते रहोगे। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा क्या मानना है, लोग बोलते हैं कि यार, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं जो कपड़ा बेचता हूँ बाजू वाला भी वही कपड़ा लेके आता है, बगल वाला भी वही कपड़ा लेके आता है, और हमारी चल रही है कंपटीशन। तो वो बेचता है 500 रुपये में, मैं बेचना चाहता हूँ 450 रुपये में, बाजू वाला बेचना चाहता है 350 रुपये में। प्रॉफिट है तो किसी का भी प्रॉफिट है नहीं, कैसे करेंगे? तो मैं उन लोगों को ये बताता हूँ कि तुम्हारा कपड़ा कैसा भी हो, सरी का हो, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम आगे वाले को एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो। आप छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। नागपुर का डॉली चाय वाला पता होगा? हाँ, बस बहुत फेमस है, फेमस है, दोनों। बट वो चाय सरी की देता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें सोना चांदी डाल के देता है, बट उसका चाय पिलाने का तरीका अलग है। तो तुम्हारा अगर तरीका अलग रहेगा ना, तो तुम अपने सेल्स को आगे बढ़ा सकते हो। तो मान के चलते मैं भी अगर शर्ट बेच रहा हूँ, टी शर्ट बेच रहा हूँ, आगे वाला बाजू वाला भी शर्ट, तो मैं किस तरीके से मेरे कस्टमर से बात करूँगा, किस तरीके से उसको एनवायरनमेंट दूंगा, मेरी लाइटिंग कैसी रहेगी दुकान की, और मेरे बोलने का तरीका कैसे रहेगा। जैसे विवेकानंद बोलते हैं कि जितने लोग उतने धर्म, मैं ये बोलता हूँ जितने लोग उतना मार्केटिंग टेक्निक। मेरा बोलने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, मेरा किसी को पसंद आएगा, आपका किसी को पसंद आएगा। तो आपका टेक्निक ढूंढो, आपका मार्केटिंग का नीच ढूंढो। आपने बहुत फेमस एक लेडी है दिल्ली की,
उनका बहुत फेमस हुआ था, दीपिका पादुकोण ने भी उनका एक गाना किया था, सो ब्यूटीफुल, अच्छा हाँ, ये अभी सो बहुत चला एलिगेंट, है, जस्ट लुकिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ये क्या है, ये उनकी मार्केटिंग की टेक्निक है, क्या कर रहे हैं वो भी तो, खुद का मार्केटिंग नहीं है उनका, खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है उनका, बट बिक रहा है वो मार्केट से लाते हैं। अब जिस मैन्युफैक्चरर से ला ले वहाँ से 100 लोग भी खरीद रहे हैं, बट ये मैडम एक दिन में 100 सूट बेच देती है, ऑनलाइन बेच देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी करती है वो। बट उनका कैसे होता है कि जो मार्केटिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है और ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो जाता है। उसी तरीके से हर धंधे को करना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम अपने धंधे में ये बोलते हो कि मेरा अकाउंटिंग ठीक होना चाहिए, मेरा जीएसटी ठीक होना चाहिए, उसके लिए तुम 15-20 हज़ार रुपये का एक अकाउंटेंट रखते हो, सेल्स करने के लिए सेल्स वाला रखते हो, अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में वेटर रखते हो। उसी तरीके से हर बंदे को अपने दुकान में, अपने शॉप में, अपने धंधे में एक कंटेंट वाला रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम कंटेंट नहीं बनाओगे ना, आजकल बड़े बड़े बिलबोर्ड बना के कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी बड़ा बिलबोर्ड लगा दो, वो रहेगा ऊपर और पूरी दुनिया नीचे ऐसे मोबाइल में देख रही है। तो तुम्हारा कंटेंट मोबाइल में जाना चाहिए। तुम मतलब टिपिकली क्या होता है, आप किसी भी छोटे धंधे वाले को अगर पूछोगे ना, मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है महीने का, तो किसी ने बोला 5 लाख रुपए। तुम मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्च करते हो, तो बोले हमने दिवाली में किया था, हमने दशहरे पे टाइम पे किया था, न्यू ईयर के टाइम पे किया था। क्या किया था, एक तो बड़ा होल्डर लगा दिया था हैप्पी दिवाली वाला, फिर बोला था कि हमारे पास 10% 20% ऑफ है, उसके पम्पलेट बांट दिए थे। ऐसा करके नहीं होता। अगर तुमको रोज़ अगर नए कस्टमर चाहिए, अगर तुम्हारा धंधा अगर तुम्हें रोज़ बढ़ाना है, तो तुम्हें साल में 1 बार 2 बार मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुमको रोज़ मार्केटिंग करनी पड़ेगी। रोज़ मार्केटिंग कैसे करनी है, एकदम ही आसान है। तुम्हारे धंधे में जो भी चल रहा है ना, वो तुम किसी भी एक 18 साल के बच्चे को पकड़ो जिसको मोबाइल ढंग से चलाना आता है, उसको बताओ, बोलना ये मेरा शूट कर ले, उसमें अच्छा सा एडिटिंग कर, अच्छा गाना डाल, अच्छे रिव्यूज़ डाल मेरे कस्टमर के, मेरा कस्टमर जब खुश हो रहा है उसका दिखा दे कि कैसा खुश हुआ। आपके पास जो भी आइटम रहेगा उसका टेस्टिमोनियल डाल दे, तुम्हारा काम बन जाएगा। राइट। हमने क्या किया था अभी, हमने जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि लोगों को गूगल मैप्स पे रिव्यू लेने के लिए दिक्कत आती है, और आप अगर यकीन नहीं मानोगे, गूगल मैप्स पे रिव्यू लेने के लिए जो NFC कार्ड आते हैं वो मार्केट में 1200 रुपये की बिकते हैं। अब हमने पकड़ लिया है वो कि हम लोग उसको फ्री में बांटेंगे। जो भी धंधा मिलेगा उसको, अगर तुम्हारा धंधा बढ़ाने का है तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको गूगल मैप्स का NFC कार्ड दे देंगे। आप ऐसा मोबाइल उठाओ, अपने कार्ड पे रखो, ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स पे लिंक आ जाएगी और आप आसानी से कस्टमर से रिव्यू ले सकते हो। तो जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट में ऑनलाइन धंधे को बढ़ाने के लिए 100 चैनल मिलेंगे, ऑफलाइन धंधे को बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। और इसी के लिए हमने धंधे की बात चालू किया कि हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से तुम्हारा धंधा ऑटोमेट होना चाहिए, किस तरीके से तुमने लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए। जो भी मैंने मेरे हिसाब से पिछले 10 साल से सीखा है, मैंने जो किताबों में सीखा हुआ है, आई एम नो अथॉरिटी, कुछ नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को जिस तरीके से बताता है उस तरीके से भैया भैया करके बोलता हो, बाकी कुछ नहीं है। राइट। तो वही आप हमने कहीं ना कहीं पूरा एक कंक्लूजन यही निकल रहा है कि ज़्यादातर लोग अभी वैसे ऑनलाइन पे जो फोकस कर रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस कर रहा है, बट बात ये कि ऑफलाइन में 90% से ज़्यादा अभी भी जो चल रहा है कॉमर्स, इंडिया का कॉमर्स ऑफलाइन ही चलने वाला है। लेकिन ऑफलाइन वाले लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे कि ऑनलाइन की बहुत अहमियत है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड समझना पड़ेगा दोनों को। ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन की और इज्जत करनी चाहिए और ऑफलाइन को और ऑनलाइन आके अपने आप को मार्केट करना चाहिए। करेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें होता क्या है। ऑनलाइन में घुसना बहुत आसान है, 100 लोग घुस जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे वहाँ पे मतलब वहाँ के जंगल का कानून ये है कि जो बड़ा मछली है वो छोटे मछली को खा लेगा और वो तुरंत खा लेगा। तो तुम्हारे जैसे ही तुमने ऑनलाइन अगर जाना है तो तुमको ऑनलाइन एड्स चलानी पड़ेगी। ऑनलाइन एड्स चलाने का पैसा बढ़ते रहेगा, तुम्हारा कॉस्ट वैसे ही कम होते रहेगा, और फिर 1 साल बाद 2 साल बाद तुम्हारा कहानी, तुम्हारा जो नैया है वो डूबने लग जाएगी, कोई बड़ा मछली आके तुमको खा जाएगा। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन का जंगल का राज अलग है, तू भी जी मैं भी जीता हूँ। तो तुम्हारा अगर ऑफलाइन का धंधा है तो तुम शांति से सस्टेन कर सकते हो। ऑनलाइन जैसा ग्रोथ मिलेगा क्या ऑफलाइन में? 100% नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हें सस्टेनेबल बिजनेस करना है, तुम्हें अगर ऐसा नहीं है कि मैं अगर कॉलेज से बाहर निकला और तुरंत मुझे 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करनी है 2 साल में, तो नहीं होने वाला।
ऑफलाइन इज़ अ वेरी स्लो जर्नी बट इट इज़ अ डेफिनेट जर्नी। अगर ढंग से करोगे तो तुम्हारा धंधा बनेगा जरूर। सो इन्वेस्टमेंट की भाषा में थोड़ा गोल्ड जैसा बोल सकते, प्रेशियस मेटल जैसा बोल सकते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सडनली नहीं मिलेगा, Yes. बट धीरे धीरे कुछ साल बाद देखोगे तो उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। एनालॉजी दे रहा हूँ काइंड ऑफ। हाँ। बट ये भी है, सही है मेरे हिसाब से, इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। मैं तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था ये सब चीज़ों में। ऑनलाइन बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपका ऑफलाइन भी अगर कुछ अच्छा ऑनलाइन देखिए क्या है, ऑनलाइन की अपनी एक खुद की अहमियत है और बहुत अच्छी चीज़ है एग्जैक्टली स्केलेबिलिटी के लिए। स्केलेबिलिटी के लिए। लेकिन ऐसा है कि इंडिया में अगर आप देखोगे ना, इंडिया में पूजा वाला कल्चर है। पूजा वाला कल्चर मतलब क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर बन गया है तो हर किसी को सचिन तेंदुलकर ही बनना है। बट पिछले 30 साल से बता दो मुझे कि कितने सचिन तेंदुलकर बने, नहीं बने। कितने लता मंगेशकर बने, नहीं बने। तो आप ये जो पूजा वाला जो कल्चर है ना, कि जो दिखता है, जो एकदम टॉप पे, हर किसी को टॉप पे जाना है। हर कोई माउंट एवरेस्ट पे खड़ा रह के, पूरी इंडिया माउंट एवरेस्ट पे एक साथ खड़ी नहीं रह सकती, ये अपने को समझना पड़ेगा। तुम में अगर तुम ये समझो कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, अगर तुम में क्षमता है तो ऑटोमेटिकली तुम ऊपर चले जाओगे। उसमें सोचने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा ना। तो तुम ये समझो कि अगर मुझे कपड़े का धंधा चालू करना है, मुझे अगर रेस्टोरेंट का धंधा चालू करना है, तो तुम ऑफलाइन चालू करो पहले, जहाँ पे थोड़े से पैसे लगा दो। मान के चलते हैं कि आपको अगर कपड़े का धंधा चालू करने का है, आप ये सोचोगे कि मुझे वेबसाइट बना के ही बेचना है, तो वेबसाइट बनाने के बेचने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसी भी ऑनलाइन वाले को जाके पूछ लो। बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने छोटा सा एक मैगजीन बेचना चालू किया था, वैसे ही आप कपड़े दादर मार्केट पे खड़े रहो, दादर के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, एक दिन में 100 टी शर्ट तुम्हारी बिक जाएगी। वहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नीड्स मोर लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो नीचे वाले लोग हैं ना, उनमें अगर वेल्थ जानी है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। वहाँ से ही पूरा का पूरा इंडिया ऊपर उठेगा। उसके ऊपर ही पूरी बिल्डिंग बनी, आप बोल सकते उसके हो ऊपर ही- पिलर है वो, उसके ऊपर एक Yes, बड़ा बिल्डिंग उसके क्रिएट हो ऊपर ही सकता पूरा है। इंडिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने ना आपका एक रील देखा था कि उसमें ये आपने बोला था कि एक बनिया दोस्त होना ही चाहिए, आपका मारवाड़ी दोस्त होना ही चाहिए, ऐसा Correct. वो क्यों था, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे ख्याल से हम लोग जब भी आप इंडिया को पूरे इंडिया को समझ लो, पूरे भारत को समझ लो, उसमें आपको ये दिखेगा कि 3-4 ही ऐसी कम्युनिटीज़ है कि जो बहुत अच्छे से धंधा करती है। आप मारवाड़ी पकड़ लो, गुजराती पकड़ लो, सिंधी पकड़ लो, पंजाबी पकड़ लो, ये 3-4 ही ऐसी कम्युनिटीज़ है बहुत अच्छे से धंधा करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे संस्कार होते हैं ना, वो अलग तरीके के होते हैं। कि मम्मी देख रही है कि ससुराल सिमरन का, घर घर की कहानी, और उनके यहाँ पे अगर आप जाओगे तो शायद सिमिलर ही सीरियल रहेंगे, लेकिन जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन ये होता है कि आज धंधे में क्या हुआ, आज क्या पता चला, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है। तो आप अगर पूरे लाइफ टाइम में 18 साल में 365 दिन अगर ऐसा ही अगर डिस्कशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे खून में ऑटोमेटिकली धंधा आ ही जाता है। तो तुम्हें ये समझता है कि पैसा किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तुमको अगर धंधा करने का है तो किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए, अगर कोई ख़राब कस्टमर मिल गया तो सर पे कितना बड़ा बर्फ़ रखना पड़ता है, कितने प्यार से बातें करनी पड़ती है। अगर मार्केट में उधारी भी अगर अटक गई ना, आप अगर किसी दूसरे को देखोगे और अगर किसी मारवाड़ी को देखोगे तो उसके पास बहुत अलग तरीके होते हैं, बहुत प्यार से, थोड़ा सा पेशेंस रख के वो निकाल लेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या? मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग अपने बेटे को ये बोलते हैं कि भैया तूने अगर दुकान खोली है ना, तो सुबह से लेके शाम तक वो खुली रहनी ही चाहिए। क्योंकि पहला दिन कस्टमर नहीं आने वाला, दूसरा दिन कस्टमर नहीं आने वाला, तीसरा दिन कस्टमर आएगा, बट उसी टाइम पे अगर तूने तेरा दुकान बंद रखा तो चौथी बार नहीं आने वाला। उसी के वजह से मतलब परसिस्टेंस रहना, रेजिलिएंट रहना, ये उन लोगों से समझना चाहिए कि मैं अगर, क्योंकि धंधे का नियम है ना, धंधा तुमको पहले टेस्ट करेगा, धंधा तुमको पहले 3 महीने 6 महीने टेस्ट करेगा कि तुम कितना खुला रहते हो, तुम में क्या कितना वर्दी जिगरा होगी कि है, नहीं, हाँ। तुम्हारा जिगरा कितना है वो टेस्ट करेगा। बट अगर तुमने अगर धंधे का टेस्ट अगर पार कर लिया तो फिर तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर की लाइन लग जाएगी। राइट, आई थिंक ये वाली जो लेसन है ये तो यूनिवर्सल है धंधे के लिए भी, और आई थिंक कंटेंट क्रिएशन है कोई भी फील्ड में, इनिशियल फेज में कुछ नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। कुछ लक्की लोग होते हैं जिनके लिए बहुत जल्दी हो जाता है, बट वो जो जल्दी होता भी है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। जैसे आपका भी चैनल फटा, जल्दी फटा आपको लगा, लोगों को लगता है, लेकिन आपने 10 साल पहले इतनी घसे हैं
वो जाके अभी वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर कितने रहा है। जूते घिसे, कितने जूते, कितने चप्पल घिसी है ना वो Right. मेरी बीवी को ही पता होगा। हाँ, तो वही ये सब चीज़ें होती है जो लोग समझते नहीं है। लोग कभी, जैसे Correct. एक बच्चा है, उसने स्टार्ट, उसने एक वीडियो देखा, यार इन्होंने दो महीने में इतने फॉलोअर्स कर लिए, अब मैं 3 महीने से बना रहा हूँ, मेरे तो 100 फॉलोअर्स ही हुए। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि यार इनका जो बोलने का लहजा है, उनका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नॉलेज, 10 साल से सीखा है उन्होंने। और वो परसिस्टेंट, अब वो परसिस्टेंट रहे। मैंने ये चीज़ आपकी स्टोरी से पहले भी नोटिस करी। आपको भी जो गुलाब का आइडिया आया, वो आपने 1 साल तक रुके, उसके 1 साल बाद अरे! किए, उसके लिए परसिस्टेंस है, मतलब वो Yes, चाहिए था ना। yes, अभी आइडिया yes. मेरे दिमाग में भी 100 आते हैं, आपके दिमाग में भी 100 आ रहे होंगे। Correct, हम लोग correct. सोचते हैं, भूल जाते हैं, फिर कभी Correct. जिंदगी में नहीं याद आता है। Correct. लेकिन आपको, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी कि 1 साल पहले का आइडिया 1 साल बाद एग्जीक्यूट किया आपने। Correct, correct, और correct. फिर वो बहुत कंसिस्टेंट होना बहुत patience बड़ी लगता बात है। होती है। धंधे में बहुत पेशेंस लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया फटफट चेंज होता है ना, हर 30 सेकंड बाद तुम्हारी दूसरी रील आ जाती है। धंधे में ऐसा नहीं होता। तुम जब अपने मोबाइल से बाहर निकलते हो और एक्चुअल धंधे में घुसते हो, तो वहाँ पे 6-6 महीने लग जाते हैं एक छोटा चेंज करने के लिए। हमारा 300-400 लोगों का टीम है। जब हम लोग कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए जाते हैं, तो पहले उस पर 2 महीना मंथन करते हैं कि अरे ये पॉलिसी अगर चेंज हुई तो किस तरीके से पूरा का पूरा, क्योंकि वो हाथी बन गया है ना अभी। Right, उसका exactly. डायरेक्शन चेंज करने के लिए टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि तुम 5 मिनट में ले सकते हो। जहाँ पे यू टर्न ले सकते हो ना, वो डिसीजन तुमने 1 सेकंड में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि पता है कि यू टर्न ले सकते हो। बट जहाँ पे यू टर्न ना लेने वाला डिसीजन हो, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि मैं उस चीज़ को करूँ कि नहीं करूँ। राइट। और ये सब्र मेरे हिसाब से आज के टाइम पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले से भी था, बट आज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वो पेशेंस होना, वो रेजिलियंस होना, वो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं, होना। और उसके लिए एकदम सिंपल मेरे कुछ थंब रूल्स है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हारे बाप के पास कितना भी पैसा हो, तुमने क्या करना चाहिए, तुम एक लिमिटेड बजट लेके धंधा चालू करो कि मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए। 1 लाख रुपए में जो भी बन पड़ूंगा ना, मैं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान के चलते कि अपने यहाँ पे क्रिकेट बहुत चलता है, तो आपको अगर क्रिकेट खेलनी हो, तो आपका सबसे पहला जो टीम बनने वाला है, आप कहीं के भी हो, आपका गली का टीम ही आपका क्रिकेट बनने वाला है। तो गली के टीम में आप चले गए, आप क्या समझते हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं डायरेक्टली नेशनल लेवल पे जाके खेलूंगा, IPL खेलूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहले गली में खेलना पड़ेगा, फिर गली में लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बात, बढ़िया खेलता है, तू आगे जा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा, फिर स्टेट लेवल पे जा, फिर IPL खेल, रणजी खेल और इंटरनेशनल खेल। उसी तरीके से धंधे में भी है। आप धंधा एकदम से ग्राउंड से स्टार्ट कर दो। जैसे मान के चलते कि रास्ते पे बेचना है, तो आप रास्ते पे बेचना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम उस प्रोडक्ट में माहिर बन जाओगे ना, कि कौन सा कस्टमर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, मार्केट में क्या चलता है, वो अगर तुम्हें छोटे लेवल पे भी अगर समझ गया एक बार, तो तुम्हारे जो फेल्यूर के जो चांसेस है ना, बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप कहीं पे जाओ, जो आप पे भी सेट दुकान है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मार्केटिंग या सेल्स में काम कर लो, ताकि आपको पता चले कि लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। फिर एकदम छोटा धंधा चालू करो। अगर आप में दम है, आप में अगर जिगरा है, तो 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ। आप रोड से लेके फटाक से शॉप में चले जाओगे, शॉप से लेके मॉल में चले जाओगे, मॉल से लेके तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। वो जर्नी बहुत छोटी हो सकती है, बट उसके जो फेलियर के चांसेस है ना, बहुत कम हो जाते हैं। तो तुम्हारा जितना भी कैपेसिटी है, हर बंदा बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर बंदा मतलब बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जर्नी स्टार्ट ही ना करूँ। जर्नी छोटे से स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑटोमेटिकली तुम उस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अगर खुद को देखूँ, मैं अगर 10 साल पहले जब मैंने मेरे वाइफ को प्रपोज़ किया था शादी करने के लिए, तो मैं जॉब कर रहा था। और मैं अगर उसको अगर आज पूछूं कि गौरव क्या तूने कभी ऐसा इमेजिन किया था क्या कि उसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, लोगों की तरफ देखने का नज़रिया, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया, तो नहीं आता था अगर मैं कितना भी जॉब कर लेता था। तो ये क्या हुआ कि मैंने खुद के लाइफ में एक छोटा सा चेंज किया कि मैं खुद का मालिक बनूंगा, खुद के टाइम का मालिक बनूंगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। तब जाके मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया। आज वाइफ बोलती है कि यार सच में मतलब यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपकी। मतलब बिजनेस, और आप सबको यही मोटिवेट भी करते हो ना, बिजनेस करो बिजनेस करो, उसके अंदर आप लोग हेल्प भी करो बहुत अच्छे से। अभी और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है एनजो से रिलेटेड? अब अभी का अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो ईज़ो का प्रेजेंस इंडिया के हर पिन कोड में है। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक,
जहाँ पे भी किसी दूसरे कंपनी का सेल्स पर्सन नहीं जा सकता, वहाँ पे ईज़ो पहुँचता है, क्योंकि सारी की सारी डिलीवरी 100% ऑनलाइन है। तो आप मान के चलते हैं कि किसी भी छोटे से गांव में, जैसे अकोला है सपोज़, अकोला में किसी बंदे ने अगर गूगल किया और बोला कि मुझे बिलिंग मशीन चाहिए, तो कोई है ही नहीं देने वाला। उसके लिए तो माँ बाप कौन है? ईज़ो ही माँ बाप है। और हमारा सोल्यूशन जो है एकदम ही परफेक्ट बैठता है कि आप 5,000 6,000 रुपये इन्वेस्ट करो और पूरा का पूरा अपने धंधे को डिजिटल कर लो। आपका बिलिंग डिजिटल हो जाएगा, आपका CRM डिजिटल हो जाएगा, पूरे बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो। हमारा खाली इतना ही इंटेंट है कि भारत में करीब करीब 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस है। उन 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस का ये हक बनता है कि वो खुद के बिज़नेस को डिजिटल करे, क्योंकि आज अगर वो डिजिटल नहीं हो पाएंगे ना, तो जो बड़े कॉरपोरेट बैठे हुए हैं वो तो बैठे ही है उनको खाने के लिए। तो आपको अगर खुद को सस्टेन करना है, तो जिस तरीके से मैंने एक चीज़ थोड़ी देर पहले बोली थी कि हर बिज़नेस के पास एक कंटेंट क्रिएटर होना ही चाहिए, उसी तरीके से अपने बिज़नेस को तुम्हें डिजिटल करना ही पड़ेगा। डिजिटल करोगे तभी तुमको पता चल जाएगा कि मेरा रोज़ का गल्ला कितना हो रहा है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, मेरा कहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, कौन से आइटम ऐसे हैं जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से आइटम ऐसे हैं जो मुझे कम प्रॉफिट दे रहे हैं। ये जब आप खुद होके समझोगे तभी तुम अपने बिज़नेस को डेली बेसिस पे प्रोग्रेस कर पाओगे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमने इसके बाद डिस्कस भी किया था। क्या डिफरेंस देखा आपने बिजनेस ओनर्स में? जैसे टियर 1 में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, टियर 2 में, टियर 3 में, कई बार देखो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, तो बुक्स का जो बिजनेस सिखाने का पर्सपेक्टिव है वो पूरा US, मतलब ज़्यादातर मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ बाहर वाली पढ़ता हूँ, वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, उनकी साइकोलॉजी रहती है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था। बट टियर 1, टियर 2, टियर 3 में क्या डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी दिखती है, या फिर क्या डिफरेंसेस दिखते हैं एज अ बिजनेस? हर सोसाइटी का साइकोलॉजी अलग रहता है। तो टायर 1 सिटी में अगर आप जाओगे ना, वहाँ का साइकोलॉजी अलग है। टायर 2, टायर 3 सिटी का साइकोलॉजी अलग है। तो मैं उसको 2 नाम से बोलता हूँ। जो ऊपर वाला है ना वो इंडिया है, और जो नीचे वाला है वो भारत है, अपना भारत। तो अपने भारत का जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत अलग है। जैसे अगर आप देखोगे कि स्विगी और जोमेटो ने अपने टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए। 100 सिटीज़ उन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन लेने वाला कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे रूपाली पाव भाजी से पाव भाजी मंगानी है, तो मुंबई के बैठे वाले बंदे को पता नहीं है कि पाव भाजी कौन सी अच्छी मिलेगी, तो स्विगी जोमेटो पे जाता है। बट वही अगर अकोला में बैठा हुआ बंदा है, उसको पता ही है कि मेरे यहाँ पे 3 ही पाव भाजी अच्छी मिलती है, उसमें से रूपाली की अच्छी मिलती है, मैं फ़ोन लगाऊंगा, बोलूँगा भेज दे भैया, तो वहाँ पे स्विगी जोमेटो नहीं चलने वाला। उसी तरीके से वहाँ पे बेचने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत अलग है। वहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1 to 1 कनेक्ट से आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है उससे ज़्यादा सेल चलता है। वहीं पे अगर आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो आप किराना दुकान का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझिए। किराना दुकान में कोई इंडिया में लेडीज़ खरीदी करती है। अब मान के चलते किसी एक लड़की की शादी हुई, वो अपने नए घर में आई हुई है, वो किराना दुकान में गई और उसको किसी किराना दुकान वाले ने उठा के लाइफ बॉय रख दिया उसके सामने। अब उसके घर वाले अभी भी लाइफ बॉय यूज़ कर रहे हैं, बट उसको चाहिए कि मैं पियर्स यूज़ करूँ या निविया यूज़ करूँ। तो वो अगर उसको बोलेगी कि नहीं मुझे पियर्स दे दो, तो दुकान वाला बोलेगा कि अरे आपके घर पे तो लाइफ बॉय चलता है, तो वो खरीदेगी नहीं। वो क्या करेगी, वहाँ पे जाना बंद कर देगी, वो जाएगी डीमार्ट में। डीमार्ट में क्या करेगी, डीमार्ट में उसको दिखेगा कि सब कुछ मेरे सामने है, ये मेरा फ्रीडम है, मेरे को जो चाहिए मैं वहाँ से पिक कर लूँगी। वहीं पे अगर आप 2 टायर सिटी में अगर चले जाओगे, 3 टायर सिटी में चले जाओगे, तो वहाँ पे पूरे महीने का जो राशन आता है वो एक साथ ही आता है। अपनी एक पर्ची बनती है, घर पे बैठ के सब लोग बनाते हैं। वो जाके एक बंदा दे के आता है, बोलता है इतना पैक कर देना। वो उसको पता रहता है कि मेरे पास जो पर्ची आने वाली है वो क्या क्या आने वाली है, उस हिसाब से पैक करके वो देता है। तो टायर 1 सिटी में डीमार्ट चलेगा, टायर 2 सिटी में तुम्हारा किराना दुकान वाला ही चलेगा, और वो किराना दुकान वाला कहीं पे नहीं जाने वाला। क्योंकि किराना दुकान वाले वहाँ पे, हम लोग टायर 1 सिटी में जब खरीदते हैं तो 1 लीटर का पूरा शैम्पू खरीदते हैं। आप अगर आपके मतलब बाथरूम में जाओगे तो आपको समझेगा कि इतना बड़ा शैम्पू का बॉटल है, उसके बाजू में कंडीशनर का बॉटल है, उसके बाजू में और 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। वहीं पे टायर 2 सिटी में सैशेट चलता है। आप अगर मतलब आपको फैक्ट बता देता हूँ कि यूनिलीवर का 65% सेल्स 1 रुपये का शैम्पू बेच के होता है। 65% सेल्स 1 रुपये का शैम्पू का छोटा सैशेट बेच के होता है। क्योंकि वहाँ पे 2,000 रुपये में घर में जितना भी सामान है ना वो सब कुछ आना चाहिए, बट छोटा आना चाहिए। आपके यहाँ पे क्या आता है, आपके यहाँ पे 10,000 रुपये का बड़ा सामान आता है।
टायर 2 सिटी में छोटा छोटा सामान आता है, ये छोटा सामान आप टायर 2 सिटी में नहीं बेच सकते हो, बड़ा वाला बॉटल। तो वहाँ का डायनामिक्स अलग है और यहाँ का डायनामिक्स जो टायर 1 सिटी का डायनामिक्स है वो बहुत अलग है। राइट। और ये चीज़ है ना, मैंने एक बुक में भी पढ़ी थी आई थिंक सो, ये वाली आपने जो बात बताई ना, कई सारी बड़ी कंपनीज इंडिया को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग ने यही चीज़ करना स्टार्ट करी थी, तो इंडिया से बहुत अच्छा उनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ। Correct. जब बड़ी चीज़ों का लोग ने छोटे वर्जन्स बना के बेचना स्टार्ट किया, इंडिया छोटे सैशेट package। में, इंडिया बॉटल में खरीदता है, भारत सैशेट में खरीदता है। अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वहीं भारत में ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा। भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा। जुडियो को देख लो, क्यों टाटा ने ऐसा ब्रांड बना दिया जहाँ पे सबका सब 999 के नीचे ही मिलता है, क्योंकि पता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहीं पे वेल्थ बनेगी। राइट। और एक रैपिड फायर कर लेते हैं अभी, ठीक है? स्टार्ट करो। यस यस। आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल? मॉर्निंग। फेवरेट वीडियो जो आपने अभी तक बनाया, सबसे फेवरेट रील? धंधा शुरू करो। एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता है एज अ पर्सन? शांति। कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको अच्छे लगते हैं? 2 महीने पहले तक तो मैं कुछ भी नहीं देखता था। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट किया। स्टार्ट कोई किया ऐसा है। इंसान है जिससे आप इंस्पायर होते हो एज बिजनेस में, धंधे में, या कैसे? मतलब मैं सुबह शाम कृष्ण का नाम लेता हूँ और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे पे। ओके, वेरी नाइस। फेवरेट बुक या पॉडकास्ट? वो पीछे रिच डैड पुअर डैड, उसी को पढ़ के धंधा चालू किया था। अच्छा, वेरी नाइस। मेरी भी फर्स्ट बुक वही थी। 3 ऐप्स जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर बिजनेस ओनर? एज अ बिजनेस ओनर मैं व्हाट्सअप के सिवा नहीं रह सकता हूँ। मेरा पूरा का पूरा रिपोर्टिंग व्हाट्सअप पे चलता है, तो व्हाट्सअप ही माँ बाप है हमारा। व्हाट्सअप के वजह से ही आज ईज़ो खड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। कोई इंडस्ट्री ट्रेंड जो बहुत एक्साइटेड लग रहा है अभी आपको? सबको ही पता है वो भी। मैं पिछले 7 साल से बोल रहा था कि एआई आने वाला है, एआई आने वाला है। अब आ गया है और वही मचाने वाला है, क्योंकि जितने भी रिपीटेटिव काम रहेंगे वो सारा का सारा आपका एआई करके दे देगा। कोई फेवरेट कोट जो मोटिवेट करता है? लगे रहो। कोई एक मिथ है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो फैली हुई है लेकिन ऐसा है नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे मिथ हैं, बट एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि धंधा चालू करने के लिए पैसा लगता है। मैं बोलता हूँ धंधा चालू करने के लिए जिगरा लगता है। अगर रहेगा ना बॉस, चालू कर लेंगे, जैसे कि आपने किया भी है 2-3 बार, है ना? कोई एडवाइस जिससे लोग अपनी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एक ही एडवाइस है, हॉबी को हॉबी रखो, धंधे को धंधा जैसा रखो। दोनों को अलग रखना है। दोनों मिक्स करोगे ना, जिस दिन हॉबी पैसा देना बंद कर देती है ना, तो मैंने लोगों की लगते हुए देखी है कि हॉबी फिर चुभने लगती है। हॉबी से तुम नफरत करना चालू कर देते हो कि यार क्या हो गया ज़िंदगी में। मनी ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा फेम? दोनों भी नहीं चाहिए। मैं शांति वाला आदमी हूँ, सुकून चाहिए। इंटरेस्टिंग। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब, कुछ है वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड, क्या ओपिनियन है? कुछ नहीं होता, मन में शांति होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब इंडिया में मिनिमम 16 घंटा 18 घंटा तो काम करना ही चाहिए हर आदमी ने। जो भी यंग है, जिसके भी हाथ पैर चलते हैं, उसने 16 घंटा 18 घंटा काम करना चाहिए। अभी अगर नहीं करोगे ना तो कभी नहीं होने वाला। मतलब तुम कहाँ से भाग के जा रहे हो यार, कहाँ भागोगे तुम, क्या कर लोगे वो घर घर की कहानी देख के और बिग बॉस देख के। अभी टाइम है काम करने का, काम कर लो। कोई एक स्किल जो मास्टर करने का ट्राई कर रहे हो अभी, कोई ऐसी स्किल है? अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो बना ही रहा आप, मेरे नहीं। सेटबैक्स आते हैं तो उसके लिए कुछ मंत्रा है, कुछ है जो शांत रहने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ? धंधा अगर कर रहे हो तो तुमको सेटबैक बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और आप ये पकड़ के चलो ना कि जैसे अपन सेल्स के बारे में हमने बात करी, तो 100 में से 90 लोग आपको मना करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलो कि मुझे लोग मना करने ही वाले हैं, तो वो सेटबैक ही है तुम्हारे लिए। बट तुम्हारा धंधा करने का मतलब मायने ये रखना चाहिए तुमको कि मेरे लिए 10 लोगों ने हाँ बोला है। जब मैंने पिछले 100 लोगों से बात करी, 10 लोगों ने हाँ बोला, वही मेरे लिए सुकून है। मैं अगले 100 लोगों से बात करूँगा, उसमें से 10 लोग हाँ बोलेंगे, वही मेरे लिए सुकून है। तो सेटबैक, आप उसको सेटबैक की तरह मत लो, आप उसको लर्निंग की तरह लो और आगे बढ़ो। सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है काम का? मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुकून मिलता है, अंदर से सुकून मिलता है जब आप मेडिटेट करते हो ना। मतलब किसी को चित्र करने में, मतलब जब कोई पेंटिंग करता है तो उसको अच्छा लगता होगा, किसी को रनिंग करने में अच्छा लगता होगा। जब मैं काम करता हूँ, जब मैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बिल्ड करता हूँ या प्रोसेसेस बनाता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। कोई एक हैबिट जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया सक्सेस में? एक हैबिट है मेरी, मैं खुद को पंचिंग बैग बोलता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि कितने भी बॉक्सर आएंगे, कितने भी बॉक्सर जाएंगे, बॉक्सर थकता है, पंचिंग बैग कभी नहीं थकता। तो मैं पंचिंग बैग हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा बुक्के पड़े हैं मेरे को, बट मैं नहीं थकता। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यंगर सेल्फ से मिलने का मौका मिले, टाइम मशीन आ गई है, अपने यंगर सेल्फ 18 साल के आप हो,
जाने का मौका मिले तो जाके क्या एडवाइस दोगे? एक एडवाइस दे सकते हो। मैंने मेरा खुद का धंधा स्टार्ट किया था 28 साल की उम्र में। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब कॉलेज से बाहर निकलो तभी से स्टार्ट कर दो, पहले ही धंधा स्टार्ट कर दो। क्योंकि मतलब एटलीस्ट मैंने जो 3-4 साल ऑपरेशनल वर्क किए, इंजीनियरिंग का काम किया, उसने थोड़ा बहुत तो सिखाया, बट वो सब कुछ मैं धंधे में शायद 2 या 3 महीने में सीख लेता था। उसके लिए 4-5 साल काम करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली है सेल्स करना सीख ले। और एक वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मिली है? वर्ष तो बहुत मिली रहेंगी लेकिन कभी सुना ही नहीं, छोड़ देते उस चीज़ को। अभी क्या बोले उसको, क्या याद रखे। चलो ठीक, कोई फाइनल मैसेज जो देना चाहोगे ऑडियंस को? फाइनल मैसेज, यार मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ यार कि नहीं, मैं फिर लोगों भी को ज्ञान दे सकूँ। मेरे हिसाब से मैं बस दिल की बात बोलता हूँ कि यार कुछ चालू करो, बस अपना लगे रहो। अपना धंधा चालू करो। गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस, है ना? हाँ, स्टार्ट योर बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मजा है। ये तो एक चीज़, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो मतलब मज़ा भी है एंटरप्रेन्योरशिप की ना, एक ये रहती है, मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है। स्टार्ट करना बहुत मज़ा आता है, बट फिर वो कंसिस्टेंसी में ना फिर छूट जाता है, समझ रहे पंचिंग बैग बनो, हो? लगे रहो। पंचिंग बैग बनो। तुम बॉक्सर बनोगे ना तो कभी जीतोगे कभी हारोगे। पंचिंग बैग विल नेवर फेल। तो तुम पंचिंग बैग बनो। बोला जो भी आएगा तू थक ले कर ले, तेरे को क्या करने का है, मैं तो खड़ा ही हूँ बस इधर। टिके रहना है। बस टिके रहना है बस। टाइम इज द बिगेस्ट थिंग, इट विल हील एवरीथिंग। राइट, ये चीज़ है, लेकिन बस बोलते हैं ना, शोइंग अप इज हाफ विनिंग है। यस यस। थैंक यू सो मच गौरव भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहोगे गौरव भाई से, नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ लेना। कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट टाइम अगर मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगा। और गौरव जी की सारी लिंक्स दी हुई है उनकी कंपनी के, उनके बारे में सारे डिटेल्स दिए हुए, आप जाके वहाँ से उन्हें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गौरव भाई अपना टाइम देने थैंक के यू लिए। सो मच जिशान भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। Thank you. और आपसे रूबरू करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।